फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आई एम रियली सो सॉरी टू एवरीवन, क्योंकि इस महीने की 15 तारीख से मुझे आपका पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाना था, जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। अगर आपने ये नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजन की वजह से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाया। और एक मेजर इशू तो ये भी हो गया था, जो हमारा वाईफाई है, इंटरनेट है, वो सही तरीके से वर्किंग भी नहीं कर रहा था और मैंने इसे चेंज भी करवा दिया है। अब सब कुछ ठीक है और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जो आपका नेक्स्ट मंथ है फरवरी वाला, उसके अंदर आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट एंड सेकंड बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके 12 लेसन है और 12 वीडियो के अंदर मैं उन चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला हूं। वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन एक ही पार्ट में होगी, उसका कोई अदर पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप बस थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, क्योंकि आपके 4 मई से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो उससे तो बहुत पहले ही आपका सिलेबस भी क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा और हमारी 1 मार्क की सीरीज तो चल ही रही है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्क से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, तो आपको किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेना है। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इट्स मीन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। और एक खास बात, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, खासकर जो नए बच्चे हैं। ओल्ड बच्चों को ऑलरेडी पता ही है और साथ ही अपडेट भी मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कराता ही रहता हूं। इफ अगर आपकी कोई पर्सनल इंक्वायरी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट बुक के टोटल 6 चैप्टर थे, सभी के एमसीक्यू मैंने करवा दिए। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, काफी हेल्प करेंगे आपको। और पीडीएफ जो है उसकी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, तो आप डाउनलोड कर लेना फ्री में। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ ही, जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है लेकिन ऑप्शन वाला है। तो क्या बात की गई है इसमें कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। और लास्ट ऑप्शन है, विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों ही देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो बच्चों कौन सा इसका गलत है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो ये है कि विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी यानी कि पॉपुलेशन की अदला बदली होगी। ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि ऊपर की तीनों स्टेटमेंट विभाजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी कि भाग्यवतु से चिर प्रतिष्ठित शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा दिया गया था? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन देखिए पहले, फिर मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको बताऊंगा। तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी कि भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भाषण दिया था। यह 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि भारत अब पूरी तरीके से आजाद है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया था, इस भाषण का क्या नाम था और इसका क्या मीनिंग है। सभी के क्वेश्चन एक ही में मैंने आपको बता दिए। एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से शफल करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसने कहा था 14 अगस्त 1947 को कल हमारे लिए दिन जो होगा वो खुशी का भी होगा और गम का भी, क्योंकि अगले दिन बंटवारा जो होने वाला था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पहले, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी या फिर राजगोपालाचारी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 14 अगस्त 1947 को कि कल हमारे लिए यानी 15 अगस्त का जो दिन होगा वो खुशी का होगा, इसलिए क्योंकि भारत को आज़ादी जो मिलने वाली है, और गम का भी होगा इसलिए क्योंकि भारत का उस दिन बंटवारा भी होने वाला था। तो इसलिए गांधी जी ने इन दोनों ही तथ्यों पर अपनी बात रखी थी। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि अमृता प्रीतम कौन थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि
साल था 2012 का और मैं उस समय प्री बोर्ड के एग्जाम दे रहा था अपने 12th क्लास के। तो ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, 1 नंबर आपको लेके ही रहना है। तो अमृता प्रीतम जो थी वह पंजाबी भाषा की प्रमुख कवि और कथाकार थी। उन्होंने साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो आपको इससे बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना और भूलना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। कथन को आपको शुद्ध करके लिखना है दोबारा से, तो बिल्कुल आसान है, बस छोटी सी इसके अंदर मिस्टेक दे रखी है, उसे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या बात की गई है इसमें, भारत में विविधता आधारभूत सिद्धांत है, यानी जो डाइवर्सिटी है। ठीक है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की अनुमति नहीं होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस वजह से गलत हो जाती है कि यहाँ पर जो परमिशन है यानी जो अनुमति है वो रॉन्ग बताई जा रही है, यानी कि नहीं होगी, गलत है, बल्कि होगी, क्योंकि भारत जो था वह एक विविधता वाला देश था। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग संस्कृति, भाषा, पहनावे, जातियों से संबंधित लोग निवास करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको बस नहीं को हटा देना है, अनुमति होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और जीके में तो ये हर बार आ ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। पहले क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? ऑप्शन देखिए पहले, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर फिरोज गांधी। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, और वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत विभाजन के साथ ही किन 2 प्रांतों का बंटवारा किया गया था? तो ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आंसर है, कोई आपके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका पंजाब और बंगाल, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो पंजाब और बंगाल के जो बॉर्डर थे उन्हें निर्धारित किया गया था, यानी कि जो पश्चिमी साइड होगा पंजाब का वो पाकिस्तान कहलाएगा और वहीं जो बंगाल का पूर्वी साइड होगा वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाएगा। तो इसलिए इन प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था, तो आपको ये पता होना जरूरी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन राज्यों के नाम आपको बताने हैं जिनसे निम्नलिखित राज्य निकाले गए थे। कहने का मतलब आपको 2 राज्य यहाँ पर दे रखे हैं, गुजरात और मेघालय। तो इनसे जो अलग होकर स्टेट बने थे उनके नाम आपको बताने और ये कब बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात से ही बंबई निकला था और साल था ये 1960 का, और उसी तरह मेघालय से असम निकला था और ये साल था 1972 का। आज के समय आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है वह मुंबई है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोनों ही भाषा के आधार पर इनका विभाजन हुआ था। गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इवन जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लाइक हाई लेवल के आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इनके अंदर भी ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। तो ऑप्शन देखिए, 1951, 1953, 1952 या फिर 1954। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है? तो बिल्कुल इसका डायरेक्ट सिंपल सा आंसर है, वो है कि यह एक प्रकार का सहमति पत्र था जिस पर रजवाड़ों के शासकों को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करने पड़ते थे। और इस हस्ताक्षर का अर्थ ही यही होता था कि जो रजवाड़े हैं ना वह भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है, यानी कि एग्री है। क्योंकि आप जानते ही होंगे बच्चों कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो आज के समय हमारे 29 स्टेट है वो नहीं हुआ करते थे, उस समय रियासतें चलती थी। तो भारत के अंदर कितनी रियासतें थी, ये अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अलग अलग रियासतों के रजवाड़े जो काफ़ी अमीर हुआ करते थे तो उनके अंडर में होती थी, तो इसलिए इनको भारत में विलय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें भी सामना करने पड़ी थी
भारत के नेताओं को, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूमिका इन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए निभाई थी। तो अभी आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं लेना, चैप्टर को समझाते वक्त मैं आपको काफ़ी डीप तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हमारा 1 पार्ट का लेसन होगा, इसलिए वो वीडियो लॉन्ग तो होगी लेकिन आपको प्रॉपर उसके अंदर डिटेल देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार भारत जो है वो किसी एक कौम का नहीं, बल्कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है, और इसी के कारण जो मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि आज के समय पाकिस्तान की मांग करी थी, ठीक है। तो इसे ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आजादी के समय भारत में देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी। तो लो बच्चों, आपका अगला ही क्वेश्चन ये बन गया। ऑप्शन देखिए पहले, 565, 563, 596 या फिर 568। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 565, यानी कि 565 देसी रियासतें थी जब भारत आजाद हुआ था। अगला ही क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो आजादी के समय जो निम्न रियासतें थी उनका नेतृत्व कर रहा था कौन। तो यहाँ पर कुछ रियासतें दी गई है जो काफी पॉपुलर है, आपके लेसन के अंदर दे भी रखी है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है कि वहां का राजा कौन था। देखिए, जैसे ए में बात की गई है मणिपुर, तो यहाँ पे राजा हरि सिंह हो गया, जूनागढ़ का निजाम हो गया, हैदराबाद का राजा बोध चंद्र हो गया, और जम्मू कश्मीर का महाबत खान हो गया। तो ये जो ऑर्डर दे रखा है ना, वो गलत दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है सही मिलान के साथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि जो राजा हरि सिंह है वह मणिपुर नहीं, जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहे थे, यानी वो वहां के राजा थे। उसी तरह जो निजाम थे ना, वह जूनागढ़ के नहीं बल्कि हैदराबाद के थे, और राजा बोध चंद्र जो थे वह हैदराबाद के नहीं मणिपुर के थे, और वहीं आखिरी जो थे महाबत खान वह जम्मू कश्मीर के नहीं जूनागढ़ के थे। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कौन सा राजा किस रियासत का था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की डिमांड सबसे ज्यादा ही रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आजादी के समय देसी रजवाड़ों के एकीकरण में किसकी भूमिका सर्वोत्तम थी। तो इतनी देर से मैं आपको नाम बताए जा रहा हूं। ऑप्शन देखिए पहले, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने देसी रजवाड़ों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कुछ रियासतें तो ऐसी भी थी जो भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ की नीति लेकर सरदार पटेल ने यह काम भी कर दिया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि निम्नलिखित को घटना के क्रम अनुसार लिखना है। अब ये जो घटना है, इंसिडेंट है, वो एक ऑर्डर में दी गई है जो कि गलत है, तो उसे करेक्ट करके लिखना आपका काम है। यानी कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले कौन सी घटना हुई थी और बाद में कौन सी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ऑर्डर दिए गए, जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, पोटी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, आंध्र प्रदेश बनने की घोषणा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। तो आपको कमेंट में इसका आंसर विद सन के साथ बताना है, यानी कि कौन से सन में कब क्या हुआ था। तो देखते हैं कितने बच्चे अच्छा तरीके से बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि 4 देसी रियासतों के आपको नाम बताने हैं जिनके विलय में शेष रियासतों की तुलना में कठिनाइयां भी आई थी, और यहां तक कि उन्होंने भारत में शामिल होने का विरोध भी किया था। तो आपको यहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर देने पड़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, जिसमें से हैदराबाद और मणिपुर का जिक्र आपकी बुक फर्स्ट चैप्टर में दे भी रखा है, और वहीं जम्मू कश्मीर जो है वो आपको एक अलग से टॉपिक भी है जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में देखने को भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि रजाकार कौन थे। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा होता। तो काफी डायरेक्ट आंसर है इसका कि रजाकार हैदराबाद के निजाम जो थे ना, उनके अर्धसैनिक बल थे, और ये काफी ज्यादा कम्युनल यानी संप्रदाय और अत्याचारी भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है।
जी हाँ, ये एक जीके वाला क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए। सरदार पटेल जो है इन्हीं को ही लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने ही देसी रियासतों के भारत में विलय में अपनी सबसे उच्च भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आप जानते हो ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि गुजरात में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और ये पूरे विश्व भर में सबसे ऊंची है। इमेज में आप देख भी सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपको बस सही और गलत के बारे में आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट दे रखी है ऑलरेडी, तो कुछ इस प्रकार से है। पहली बात करती है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बात करती है राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया था। और तीसरी बात करती है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाकर 26 जनवरी 1950 यानी कि अगले साल ही लागू कर दिया गया था। और लास्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो है कि स्वतंत्रता के दौरान मुस्लिम लीग का नेतृत्व मौलाना आजाद के द्वारा किया जा रहा था। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट है। अब मैं आपको उसका सही और गलत का आंसर भी बताता हूँ विद रीजन के साथ। ठीक है, तो पहली में बात की गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होती वो है जवाहरलाल नेहरू, तो वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वह पहले राष्ट्रपति थे। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्यों 6 केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और उस समय 14 राज्यों 6 केंद्र शासित राज्य शामिल थे। तीसरी जो है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाकर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आपको छोटा सा एरर आइडेंटिफाई करना है, वो है कि 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट यानी कि आत्मसमर्पित अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था। और इसे इम्प्लीमेंट यानी लागू जो था पूरे देश में वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और वहीं लास्ट जो है और लास्ट स्टेटमेंट ये है कि स्वतंत्रता के दौरान मुस्लिम लीग का नेतृत्व मौलाना आजाद नहीं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था। और इन्हीं की वजह से तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आज के समय जो पाकिस्तान है तो उनकी करेंसी में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाई जाती है, जबकि भारत में महात्मा गांधी की। तो ये सब नॉलेज आपको पता होना जरूरी है। तो पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, तीसरा रॉन्ग, चौथा रॉन्ग। तो आई होप बच्चों ये जो टॉप 19 क्वेश्चन थे आपकी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के अच्छे से काफी समझ भी आ चुके होंगे। तो इसी बात पे अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही आपकी क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि आपका भी फायदा हो सके और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।